चलिए, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे, पहले वो दो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे, फिर फर्दर क्वेश्चंस, फर्दर कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। ठीक है। चार और आठवां क्वेश्चन था। आइए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या था? इंडिकेट वेदर द फ्लोइंग आइटम सो इन अ वेरियस कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। कह रहा है इनमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में शो होगा और कौन सा आइटम पीएनएल अकाउंट में शो होगा, आपको ये बताना। बड़ा सिंपल सा है। वेजिस कुछ मैंने आपको लिखवाए थे पॉइंट्स की यार, कुछ खर्चे जो है वो ट्रेडिंग की अकाउंट के खर्चे आप याद रख लीजिए, बाकी सारे खर्चे पीएल में है। जैसे कि क्या भाई, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, T4 ट्रेडिंग, ठीक है ना। परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटपुट हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। रिपेयर कराना मशीन पर, ऑफिस स्टाफ को सैलरी देना पीएनएल का पार्ट है। पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग का पार्ट है। मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस बिल्डिंग पीएनएल का पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग का अकाउंट का पार्ट होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। टेलीफोन के खर्चे पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। इंश्योरेंस के खर्चे पीएनएल अकाउंट का पार्ट है। कैरिज इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग का पार्ट है, आउटवर्ड होगा तो पीएनएल का पार्ट होगा, राइट। कैरिज अगर इनवर्ड होगा तो ट्रेडिंग का पार्ट होगा, अगर आउटवर्ड है तो इनवर्ड का पार्ट है। इसके बाद ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पीएनएल का पार्ट है। कमीशन पेड पीएनएल का पार्ट है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड ट्रेडिंग का पार्ट है। आगे आ जाइए। ऑडिट फीस पीएनएल का पार्ट। देखो आउटवर्ड लिखा है, फ्रेट समझ कर मत। अगर फ्रेट आउटवर्ड है तो पीएनएल का पार्ट है, क्योंकि भेजने के खर्चे हम ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं डालते, लाने के खर्चे को ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ये पीएनएल का पार्ट है। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट पीएनएल का पार्ट है। क्या होता है बाद में डिस्कस करेंगे। डिस्काउंट अर्न करा है पीएनएल का पार्ट है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पीएनएल का पार्ट। बैड डेट पीएनएल का पार्ट है। रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न ट्रेडिंग का पार्ट है। डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन पीएनएल का पार्ट है और सेल हमारा ट्रेडिंग का पार्ट है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई बातें समझ नहीं आई है मैं आपको बता देता हूं। क्या है, बहुत सिंपल था ये तो। अब आठवां क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है जी, आठवां क्वेश्चन पे आ जाओ। सब कुछ सिंपल था। कुछ खर्चे लिमिटेड खर्चे हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बाकी सारा पीएनएल में आता है। तो लिमिटेड खर्चे जैसे वेजेस, पावर एंड फ्यूल, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, आपके पास सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब खर्चे पीएनएल में आते हैं। बाकी सारे के सारे खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं, बाकी सारे खर्चे पीएनएल में आते हैं दोस्त। आ जाइए आठवां क्वेश्चन पे आ जाओ। आज एडजस्टमेंट भी स्टार्ट करानी है मुझे। आइए, कह रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द मैसेज सूरज प्रकाश एंड सन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। आपको सर ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरिज गिवन है। अगर इनवर्ड है या आउटवर्ड अगर नहीं बताते हैं तो इनवर्ड मानते हैं। कैरिज में अगर ये ना बताए कि इनवर्ड है या आउटवर्ड तो आप इनवर्ड एज्यूम करते हैं। परचेज रिटर्न कीवर्ड है एक्सपोर्ट ड्यूटी, सेल, कोल एंड कोक, सेल रिटर्न, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंस, फैक्ट्री लाइटिंग, गैस एंड वाटर, एडवर्टाइजमेंट, बेड डेप, डिस्काउंट अलाउड, रिपेयर, डेप्रिसिएशन। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है नीचे, और आपसे कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ये रहा, नेट प्रॉफिट का अमाउंट ये रहा। जल्दी से आ जाइए ट्रेडिंग पैनल। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अमाउंट, पर्टिकुलर्स,
अमाउंट पर्टिकुलर्स। होमवर्क किया है आपने? तो मुझे फोटो भेजिए। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आएगा टू परचेज। क्या रिटर्न है? देखो परचेज रिटर्न दे रखी है क्या? चलिए मैं करा रहा हूं। परचेज रिटर्न माइनस करेंगे 13,000। तो पहले ओपनिंग स्टॉक देखो कितना है। सर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख रुपए। यहां लिखो 2 लाख रुपए। इसके बाद परचेज दे रखी है 2,55,000 रुपए और रिटर्न दे रखा है 13,250। ये आ गया 2,55,000 रुपए और 13,250 रुपये आप माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न का। माइनस करेंगे रिटर्न, बाहर क्या अमाउंट जाएगा? 2,55,000 माइनस 13,250, ये आ गया 2,41,250। तो यहां लिखेंगे बाय सेल। रिटर्न है क्या? सेल दे रखी है, वेरी सेल एंड सेल रिटर्न। सेल रिटर्न नहीं है। 5,75,000 की सेल दे रखी है। 5,75,000 रुपए की सेल है और बाय क्लोजिंग स्टॉक। ₹3,00,000 क्लोजिंग स्टॉक। 3,00,000 क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद अरे यार सेल रिटर्न थी 10,000 रुपये। 5,75,000 माइनस रिटर्न 10,000, 5,25,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 3,00,000 रुपये। कोई दिक्कत है अभी? कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी? ठीक है। अब देखो क्या क्या ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। सबसे पहले आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में वेजिस, ठीक है, कैरिज। एक्सपोर्ट नहीं आता, इंपोर्ट ड्यूटी आएगा, एक्सपोर्ट नहीं आएगा। वेजिस, कैरिज, कोल एंड कोक। टू वेजिस, टू कैरिज। अगर कैरिज के बारे में ना बताया जाए इनवर्ड या आउटवर्ड तो इनवर्ड मानेंगे। कोल एंड कुक। सेल रिटर्न हो चुका है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया है। यहाँ पर सैलरी नहीं, पीएनएल का पार्ट होता है सैलरी। रेंट रेट टैक्सेस नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं, रिपेयर नहीं, डिस्काउंट अलाउ, बैड भी नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं। गैस एंड वाटर 1,500 और फैक्ट्री लाइटिंग। फैक्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने खर्चे सब आएगा। गैस एंड वाटर और फैक्ट्री लाइटिंग। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो सब आता है। देखना कितना कितना है। गैस एंड वाटर 1,500, ये 2,500, यह आ गया 1,500, यह आ गया 2,500। इसके बाद यहाँ पर 25,000 आ गया। कैरिज 5,000, वेजिस 10,000, 1,00,000। वेजिस 1,00,000 रुपए, वेजिस 1,00,000, कैरिज 5,000 और कोक एंड कोल एंड कोक 25,000। ये कैरिज 5,000 और ये 25,000 रुपये। बस मेरे हिसाब से इतना ही होना है। टोटल करेंगे। हाँ इसको ठीक कर लो आप। 5,65,000 होगा। ठीक है, 5,65 तो ये 8,65,000 हो जाएगा, है ना। और यहाँ भी 8,65,000 रुपये हो गया। माइनस करेंगे 8,65,000 रुपये माइनस 2,500 माइनस 1,500 माइनस 25,000 माइनस 5,000 माइनस 1,00,000, 2,41,250 और 2,00,000। भाई 2,00,000 प्रॉफिट आ रहा है, टू ग्रॉस प्रॉफिट।
2,89,750, 2,89,750 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। देखना मैच का है क्या? 2,89,750, 2,89,250 आ रहा, गलत है ये। कहीं देखो कुछ मिस तो नहीं हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो गई? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। 2,55,000 माइनस 13,250, 2,41,700। देखो मैं कैलकुलेशन मिस्टेक है, देखो यहाँ 750 आना चाहिए। ठीक है, गलत नहीं है, सही है 750, और यहाँ फिर आ जाएगा 250 रुपये। ठीक तो आ तो गया। कौन कह रहा था नहीं आ रहा? आ गया 250 रुपये। 2,89,250 है। इसमें कितना दे रखा है? 2,89,, आ तो गया यार, चेक करो। 5,65,000 रुपए प्लस 3 लाख रुपए, 8,65,000 हो गया, माइनस 2 लाख रुपए, माइनस 2,41,750, माइनस 1 लाख, माइनस 5,000, माइनस 25,000, माइनस 1,500, माइनस 2,500, 2,89,250 आ गया भाई। पीएनएल अकाउंट में आ जाइए अब। यहां लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है तो क्रॉस ट्रांसफर होता है। यहां आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बाय आएगा। 2,89,250 ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया। ठीक है जी, अब यहां पर बाकी रिमेनिंग डाल दो, जैसे कि सैलरी, जैसे कि रेंट, रेट एंड टैक्सेस, जैसे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी, और क्या क्या दे रखा था? सैलरी 30,000, रेंट टैक्स के 12,000 रुपए, ये 30,000 रुपए है, ये 12,000 रुपए है। एक्सपोर्ट ड्यूटी आपको दे रखा है 9,000 रुपए। ठीक है, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,250, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 2,250, और आ जाओ सारे आ जाओ एक एक करके, ये हो गया, ये हो गया। डेप्रिसिएशन 3,020, डेप्रिसिएशन 3,020, और रिपेयर 6,000, डिस्काउंट अलाउड 12,505, रिपेयर 6,000, डिस्काउंट अलाउड 12,505। इसके बाद बेड डेप, एडवर्टाइजमेंट 2,500, बेड डेप 9,000, टू बेड डेप 9,000, और टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 2,500। बस जनरल एक्सपेंस 4,000 रुपये, बस टू जनरल एक्सपेंस 4,000 रुपये, टू जनरल एक्सपेंस 4,000 रुपये टोटल कर लेंगे। यहां टोटल आया 2,89,250, वही टोटल आपने यहां लिखा 2,89,250। अब माइनस करेंगे, माइनस 4,000 नीचे से कर रहा हूं, 2,500, 9,000, 12,505, 6,000, 3,020, 2,250, 9,000, 12,000 और 30,000, 1,98,975। तो जी नेट प्रॉफिट आया है 1,98,975, 1,98,975 ये हमारा नेट प्रॉफिट है। चलिए 1,98,975 नेट प्रॉफिट है।
मैच कर गया। आ जाइए, अब हम कर रहे हैं अब जो हमने जितने बेसिक पढ़ना था पढ़ लिया है, अब कोई बेसिक नहीं। ये सब अभी तक मैं आपको 2 से 3 4 क्लास में सिर्फ बेसिक ही पढ़ा रहा था। पीएनएल अकाउंट का पूरा बेसिक मैं आपसे क्लियर कर चुका, ट्रेडिंग अकाउंट बता चुका, ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब बता दिया, सारी बातचीत बता दी, क्वेश्चन भी करा दिए। फिर फाइनल अकाउंट में पीएनएल अकाउंट बताया, पीएनएल अकाउंट मतलब सारी बातें मैंने बता दी। ठीक है जी। अब हम कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट को, पीएनएल अकाउंट की कुछ एडवांस बातें। उस एडवांस बातें में हम सीख रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको याद है, मैंने आपको लिखवाया था बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। लिखवाया है कि मैंने एडजस्टमेंट? चलिए, तो अब हम सीख रहे हैं कुछ नई बातें। और नई बातें क्या है? नई बातें है कि बताओ हमें एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है, नीड्स फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है हमें, क्यों हमें एडजस्टमेंट की पड़ती है जरूरत? नीड फॉर एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ती है? आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट हमें क्यों करनी पड़ती है, इसके लॉजिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, आइए साथ साथ लिखेंगे मेरे। पहला पॉइंट, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर टू डिटरमाइन final account are prepared to determine the financial performance, the financial performance, the financial performance for the accounting period. थ्योरी थ्योरी ज्यादा है, थोड़ा देख के लिखेगा, मतलब थोड़ा लिखना ज्यादा है आप। ऑल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन on revenue earned during the year, all revenue earned during the year, whether received or not, whether received or not, आपने रिवेन्यू कमाया, मिले या ना मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड ऑल एक्सपेंस incurred during the year, whether paid or not, whether paid or not, ये कौन सा वेदर लिख दिया मैंने? वेदर, whether paid or not are accounted या recorded following are the accrual assumption due to accrual assumption concept, due to accrual assumption concept, therefore अभी लिख लो, मैं बाद में इकट्ठा समझा दूंगा। पहला, एक्सपेंस incurred for the year, expense incurred for the year, whether paid or not,
वेदर पेड और नॉट। आगे जगह छोड़नी है, 2 वर्ड लिखना है मेरे को, जगह छोड़नी है, ठीक है ना। दूसरा, इनकम अर्न ड्यूरिंग द ईयर whether received or not मेरे को आगे जगह छोड़नी है, लिखना है, ठीक है ना। मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, ऊपर का लिख लिया होगा आपने। तीसरा, expense incurred related to subsequent year, expense incurred related to subsequent year, जगह छोड़ रखा है। income earn, income related to, income earn related to subsequent year, related to subsequent year, subsequent year का मतलब हो सकता है प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर। सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब हो सकता है प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर। उतार लीजिए इतना, फिर मैं आपको समझाता हूं इस पूरे कहानी। चलिए, तो लिख लिया होगा सभी ने। आइए अब समझते हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स की नीड क्यों पड़ी। यार हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं, फाइनल अकाउंट में सिंपल चीजें, ये एडजस्टमेंट जैसी आती है हमारा दिमाग खराब कर देती है और फिर हमें समझ नहीं आता करना क्या है, फिर हमें बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या करना है। आइए थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलते हैं ना। और अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मुझे नहीं आता, अगर वो मेरी बात को यहां से भी सुनता है बेसिक से, तो उसको पूरा समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा। देखिए हमने बेसिक क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि एक्यूरेल अजम्पशन क्या होता है। देखिए एक्यूरेल अजम्पशन का मतलब होता है जो इनकम मैंने इस साल कमाई, सुना ध्यान से, जो इनकम मैंने इस साल कमाई वो इनकम आप अपनी इस साल की इनकम मान लेना, उसको इनकम रिकॉर्ड कर लेना, चाहे वो इनकम आपको मिल गई हो इन कैश या ना मिली हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल कमीशन जनरेट करा ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल काम करा और कमीशन बनाया 1 लाख रुपए का। अब मुझे कमीशन 1 लाख रुपए कमा लिया मैंने इस साल, पर मुझे वो कमीशन नहीं मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमीशन एज अ इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस साल। तो एक्यूरेल अजम्पशन कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाता था कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल में आप अकाउंट बना रहे हैं, अगर उस साल में आपने कोई इनकम कमाई, चाहे आपको मिली हो, वो इनकम मिल गई हो कैश में या ना मिली हो, ये मैटर नहीं करता, मिलना ना मिलना मैटर नहीं करता। आप ये देखिएगा, क्या करंट ईयर में आपने कोई इनकम कमाई, अगर वो इनकम आपने कमाई है करंट ईयर में, तो उसको करंट ईयर की इनकम में रिकॉर्ड करेंगे, उसको करंट ईयर में रिकॉर्ड करेंगे एज एन इनकम। सिमिलरली ऐसे एक्यूरेल अजम्पशन कॉन्सेप्ट ने खर्चों के लिए भी कहा। कह रहा है अगर आपने पूरे साल कोई खर्चा किया, अगर वो खर्चा आपका बिलोंग करता है करंट ईयर को, अगर वो एक्सपेंस आपका करंट ईयर को बिलोंग करता है, तो आप उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करना दोस्तों, भले ही आपने वो खर्चा पे किया हो या ना किया हो। सिंपल सी बात है। मान लो मैंने इस साल का रेंट पे करना था 1 लाख रुपए, है ना, मैंने इस साल फैक्ट्री रेंट पे ली है या कोई भी चीज, मुझे 1 साल का रेंट पे करना था, पर मैंने 1 साल का रेंट पे नहीं किया, तो क्या पेमेंट ना करने से खर्चा नहीं हुआ? क्या हुआ? एक्सपेंस तो हुआ है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो एक्यूरेल अजम्पशन आपको सिखाता है इनकम अगर आपकी करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, तो उसको करंट ईयर में एज एन इनकम रिकॉर्ड करो, एज एन इनकम। ना तो एसेट मानना है ना लायबिलिटी, इनकम मानना है करंट ईयर में, अगर आपको करंट ईयर में आपने कमाई है तो। अगर आपने कोई खर्चा करंट ईयर में किया है,
चाहे वो खर्चा पे किया हो या ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो करंट ईयर का एक्सपेंस है तो उसको एक्सपेंस की तरह करंट ईयर पे रिकॉर्ड करेंगे, ना एसेट की तरह, ना लायबिलिटी की तरह। इतनी बात आपको क्लियर नहीं है? यह है बिल्कुल बेसिक बात जो एक्यूरल कॉन्सेप्ट कहता है। अब एक बात मुझे बताओ, मान लो मेरा करंट ईयर ये रहा, मान लो मेरा करंट ईयर हुआ 2023 से चालू और ये हो रहा है 2024 पे खत्म। 1 अप्रैल 2023 पे चालू हुआ था और 31 मार्च 2024 पे खत्म होता है मेरा करंट ईयर। फॉर एग्जांपल ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल का मैंने रेंट पे करना था, मैंने रेंट पे करना था 1 लाख रुपए। रेंट मैंने कितना पे करना था सर? 1 लाख रुपए रेंट पेबल था। पेबल का मतलब होता है पे करना है, मैंने इतना रेंट पे करना था। दोस्तों ये रेंट मैंने पे नहीं करा, नॉट पेड, नॉट पेड, ये रेंट मैंने पे नहीं किया। मुझे जो रेंट पे करना था 1 लाख रुपए और वो रेंट मैंने पे नहीं किया, तो क्या ये मेरा खर्चा नहीं है इस साल का? क्या ये रेंट इस साल का था? हाँ सर ये रेंट इस साल का था। क्या आपने ये रेंट पे कर दिया? सर नहीं, पे नहीं करा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता पे किया हो या ना किया हो। एक्यूरल अजम्पशन कॉन्सेप्ट कहता है इस रेंट को इस साल के खर्चों में रिकॉर्ड करोगे। क्या कहता है? रिकॉर्ड करोगे। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप रेंट एज एन एक्सपेंस डालोगे, डेबिट साइड पे रेंट डालोगे ना, अभी आपने सिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, जहां पर डेबिट साइड में खर्चे होते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम होती है। तो डेबिट साइड में जब आप रेंट पुट करोगे तो भले ही आपने पे किया हो या ना किया हो, ये 1 लाख रुपए डेबिट साइड में रेंट जाएगा, क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है, क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है। सही है, तो पूरा 1 लाख रुपए जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि इसमें से मैंने 60,000 पे कर दिए हैं। इसमें से मैंने कितने पे कर दिए सर? 60,000 पेड कर दिया है और बाकी 40,000 पे नहीं किया। अभी 40,000 आउटस्टैंडिंग है, 40,000 आउटस्टैंडिंग है, मैंने पे नहीं किया। तो क्या मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चा 60,000 ही दिखाऊं? क्या जितना मैंने पे करा है करंट ईयर में उतना ही दिखाऊं, या जितना खर्चा बन रहा था उतना दिखाऊं? सर जितना खर्चा बन रहा था उतना दिखाइए। मतलब आपको पहला पॉइंट एक कोई बता रहा है, कोई भी खर्चा जब आप करते हो, अगर वो ड्यूरिंग द ईयर रिलेट करता है, अगर वो करंट ईयर का खर्चा है, तो चाहे दोस्तों आपने पे किया हो चाहे पे ना किया हो, वो पीएनएल अकाउंट में शो किया जाएगा। समझ में आया पहला पॉइंट? उसको इंक्लूड करेंगे पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये देखिए कहता है एक्सपेंस इंकर्ड फॉर द ईयर, फॉर द ईयर, जिस साल आप अकाउंट बना रहे हैं, अगर उस साल का कोई खर्चा आप करते हो, इंकर्ड होता है, चाहे आपने पे किया हो चाहे ना किया हो, क्या वो पीएनएल अकाउंट में आएगा? यस। तो यहां लिखना आर इंक्लूडेड, वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। क्या लिखोगे? आर इंक्लूडेड। आर इंक्लूडेड, वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। चाहे कोई खर्चा आपने कोई एक्सपेंस इस साल पे करना था, वो खर्चा इस साल का था, पर आपने वो पे करा हो या ना करा हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। जब मैं एज एन एक्सपेंस रिकॉर्डिंग करूंगा अपने अकाउंट्स के अंदर, तो वो खर्चे को मैं पूरा का पूरा दिखाऊंगा, चाहे आपने पे किया या ना किया हो। हाँ, बाद में हम ये देखेंगे कि जो पे कर दिया उससे हमारा कैश कम करेंगे, और जो पे नहीं किया वो हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नाम की लायबिलिटी बन जाएगा। ये बात की बात है। यहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं कि खर्चा हमें कितना रिकॉर्ड करना है, कितने अमाउंट का खर्चा रिकॉर्ड करना है, जितने अमाउंट का खर्चा करंट ईयर में है, ये नहीं कि जितना पे करा वो। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो जी, अब एक बात बताओ, मैंने करंट ईयर में कोई इनकम जनरेट करी, ठीक है ना, इस ईयर में मैंने इनकम जनरेट करी, मेरी कोई इनकम मैंने अर्न करी। अर्न का मतलब होता है कमाई, नॉट रिसीव लिखा है। मैंने मान लो 50,000 की इनकम कमाई, ठीक है ना, इस साल मेरी ये इनकम हुई। क्या मैं इस साल की इनकम में मेरे को 20,000 रुपए तो मिल गए कैश में, और बाकी अभी तक नहीं मिले 30,000 रुपए। तो बताओ मेरी करंट ईयर की इनकम कितनी है? 20,000, 30,000 या 50,000 रुपए? सर 50,000 रुपए। भाई इनकम तो आपकी 50 ही है ना। देखिए मिला ना मिला ये तो बात की बात है, आज नहीं तो कल मिल जाएगा। आपने इस साल 50,000 इनकम कमाई है ना, तो यही कह रहा है एक्यूरल कॉन्सेप्ट भी कि ड्यूरिंग द ईयर जो आप इनकम कमा रहे हो, चाहे वो मिला हो या ना मिला हो, पूरा 50,000 रुपए पीएनएल अकाउंट में इंक्लूड होना चाहिए। राइट, सिंपल सी बात उसने कह रखी है। पेमेंट के बेसिस पर खर्चों या इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे इनकर्ड और अर्न के बेसिस पर। कमाया इस साल, रिकॉर्ड कर दो पूरा का पूरा। अच्छा पे किया नहीं करा, इग्नोर इट।
आपने खर्चा कर दिया है, खर्चा हो चुका है, क्या आपने पे किया या नहीं किया, इग्नोर इट। खर्चा अगर हो गया है तो रिकॉर्ड कर दो पूरा का पूरा। इसलिए ऐसी कोई इनकम जो आपने कमा ली, चाहे आपको मिल गई हो चाहे आपको ना मिली हो, इससे कोई मतलब नहीं। आपने कमाया कितना, 50,000, ये पूरा का पूरा आपके पीएल अकाउंट में शो होगा। इसका मतलब इनकम अर्न, कमाई ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल मैं अकाउंट बना रहा हूं उस साल मैंने कोई इनकम कमाई, चाहे वो इनकम मुझे रिसीव्ड हुई हो चाहे वो इनकम मुझे रिसीव्ड नहीं हुई, वो इंक्लूड होगा दोस्तों, आर इंक्लूडेड, वो पीएल अकाउंट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब अगर आपने एक बात को, मेरी बात समझी, तो आपको पूरा पीएल अकाउंट आ गया और सारी एडजस्टमेंट एक ही लाइन पे बेस्ड है। पहली लाइन, एक लाइन सुनो और सारी की सारी जितनी भी एडजस्टमेंट आप पढ़ोगे वो एक लाइन पे बेस्ड है। पहली लाइन ये है कि कोई भी इनकम अगर करंट ईयर से बिलोंग कर रही है, चाहे आपने पे किया या ना किया उससे मतलब नहीं, अगर वो इनकम करंट ईयर से बिलोंग कर रही है तो वो करंट ईयर की इनकम मानी जाएगी और पीएल अकाउंट में इनकम शो होगा। कोई भी खर्चा वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है, अगर आपने कोई खर्चा किया, चाहे पे किया हो ना किया हो, डजंट मैटर, अगर वो करंट ईयर से बिलोंग कर रहा है तो उसको करंट ईयर के पीएल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करा जाएगा। इसके अलावा कोई इनकम आपको पिछले साल की मिल गई या अगले साल की मिल गई, वो थोड़ा ना रिकॉर्ड होगा, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम थोड़ी ना है। मान लो दोस्तों कि मेरे पास कोई ऐसी इनकम मिल गई, पिछले साल मैंने इनकम कमाई थी, उसका पैसा मुझे इस साल मिल गया, हो सकता है नहीं हो सकता, यस। मैंने इनकम कमाई थी प्रीवियस ईयर में, मैंने पिछले साल कोई इनकम जनरेट करी और वो इनकम का पैसा मुझे आज करंट ईयर में मिला है, तो क्या वो इनकम मैं आज रिकॉर्ड करूं जिस दिन पैसा मिला है, या जिस दिन कमाई थी उस दिन रिकॉर्ड करोगे? सर उस दिन रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन कमाया था, आज उस इनकम को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर वो इनकम आपके इनकम के अंदर रिकॉर्ड हो रखा है पहले से, तो फिर हटाना पड़ेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी करंट ईयर की इनकम है कमीशन की 1 लाख रुपए और पिछले साल की कुछ इनकम रह गई थी, वो 50,000 मुझे इस साल मिल गई, तो टोटल पैसा कमीशन का मुझे मिला है 1.5 लाख रुपए। क्या मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1.5 लाख इनकम शो करूं? नहीं सर, क्योंकि इसमें से 50,000 बिलोंग करता है प्रीवियस ईयर को, इसमें से आपको 1.5 लाख में से 50,000 हटाना पड़ेगा और ये निकालना होगा कि करंट ईयर में कितना कमाया, उतना ही पीएल में जाएगा। दोस्तों सारी एडजस्टमेंट एक ही है, अगर आप सारी एडजस्टमेंट को देखिए वो एक ही बात बोलती है कि करंट ईयर में कितना इनकम कमाया। अगर इस इनकम के अंदर पिछले साल की इनकम जुड़ी हुई है या अगले साल की इनकम जुड़ी रखी है, वो इनकम हटा दो, माइनस करके एक्सक्लूड कर दो। ऐसे ही कोई खर्चा आपने किया, उसमें हो सकता है कि पिछले साल का खर्चा आपने इस साल कर दिया हो या फिर अगले साल का एडवांस खर्चा आपने इस साल दे दिया हो, पर हमें मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है, सही अमाउंट, और सही अमाउंट वो होगा जो खर्चा इस साल को बिलोंग करेगा। तो अगर कोई एक्सपेंस आपको शो रखा है और उसमें यह कह रखा है कि इसके अंदर पिछले साल का खर्चा भी जुड़ा हुआ है और अगले साल का खर्चा भी जुड़ा हुआ है, तो उसको हम हटा देंगे और करंट ईयर के एक्सपेंस को लेकर आएंगे। तो सही अमाउंट है करंट ईयर के खर्चे को लेकर आना और करंट ईयर की इनकम को लेकर आना। तो एक्सपेंस इनकर्ड रिलेटेड टू सब्सिक्वेंट ईयर, सब्सिक्वेंट ईयर का मतलब इधर मेरे नाम का मतलब हो गया अगला साल और प्रीवियस ईयर का। ऐसा कोई खर्चा जो आपने कर दिया अगले साल के लिए, या पिछले साल का खर्चा या अगले साल का खर्चा, पिछले साल का कोई पेंडिंग था वो पे कर दिया या अगले साल का एडवांस पे कर दिया, ऐसे खर्चे को आप पीएल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। अगर वो खर्चे के अंदर पहले से जुड़ा हुआ है तो आप उसको माइनस करके एक्सक्लूड कर देंगे। तो ऐसे खर्चे जो पिछले साल को बिलोंग करते हैं या अगले साल को बिलोंग करते हैं, उस खर्चे को पीएल अकाउंट में शो नहीं करना, उसको एक्सक्लूड कर देना है। सिमिलरली वो इनकम जो आपने कमाई पर वो बिलोंग कर रही है या तो अगले साल की इनकम है या वो पिछले साल की है, करंट ईयर की इनकम नहीं है, और अगर वो इनकम जो आपकी बिलोंग करती है नेक्स्ट ईयर या प्रीवियस ईयर को और वो करंट ईयर की इनकम में जुड़ रखा है, तो आपको उसको एक्सक्लूड करना होगा, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में हम वही इनकम डालेंगे जो करंट ईयर की है या वही खर्चा डालेंगे जो करंट ईयर का है। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आती है तो सारी एडजस्टमेंट इसी कहानी पर बेस्ड है दोस्तों। बस इसलिए दोस्तों हमें एडजस्टमेंट की नीड होती है। एडजस्टमेंट की नीड क्यों होती है मैं आपको समझाता हूं। ऐसा होता है कि भाई आपको कोई खर्चा है, रेंट आपका एज ए एक्सपेंडिचर पीएनएल अकाउंट में दिख रहा है और ट्रेडिंग अकाउंट में रेंट दिख रहा है कि रेंट 1 लाख रुपए। अब आपको नीचे जाकर पता चलता है कि इस 1 लाख रुपए के रेंट में पिछले साल का रेंट भी जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, पीएनएल अकाउंट में हम पिछले साल का तो नहीं डालेंगे भाई, क्योंकि पिछले साल का तो पिछले साल रिकॉर्ड हो चुका होगा खर्चा। तो अगर 1 लाख रुपए के रेंट आपको ऐसे ट्रायल बैलेंस के अंदर शो हो रहा है और
हमें नीचे दे रखा है कि इसमें से 20,000 का रेंट हमारा पिछले साल को बिलोंग कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या निकालना है, हमारा माइंड में एक ही चीज है, हमें ये निकालना है कि इस साल का रेंट कितना, उतना ही पीएनएल अकाउंट में शो होगा। तो हम क्या करेंगे, उस 1,00,000 रुपए में से 20,000 माइनस कर देंगे। जब आप ये प्रोसेस करते हो माइनस करने का, ऐड करने का, उसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो एडजस्टमेंट क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ ऐड और माइनस, कि जब आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं और सही अमाउंट निकालते हैं करंट ईयर का, तो उस प्रोसेस को एडजस्टमेंट कहा जाता है। और ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए जो एंट्री आप पास करते हो उसको कहा जाता है एडजस्टमेंट एंट्री। यही मतलब होता है एडजस्टमेंट का। मैंने कोई इनकम मेरी शो हो रही है ट्रायल बैलेंस में 2,00,000 रुपए की, अब मुझे इसमें पता चल रहा है कि इस 2,00,000 रुपए में से 50,000 की इनकम जुड़ी हुई है जो कि मुझे एडवांस में मिल गई है, मेरी वो कमाई हुई इनकम नहीं है इस साल की, वो मुझे अगले साल की इनकम इस साल मिल गई है। और मुझे सही अमाउंट निकालना है, क्योंकि मैंने ये देखा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अभी कि इनकम तो उतना ही आएगा पीएनएल अकाउंट में जो करंट ईयर को रहेगा, मतलब जो इनकम करंट ईयर की है वही इनकम पीएनएल में आएगा। अब 2,00,000 रुपए की इनकम, कोई कमीशन इनकम आपको 2,00,000 रुपए का ट्रायल बैलेंस में शो हो रहा है, नीचे जाकर आपको पता चलता है कि कुछ ऐसी इनकम इसके अंदर कमीशन के अंदर जुड़ी हुई है जो अगले साल को बिलोंग कर रही है या फिर प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रही है। मैंने कहा कितनी जुड़ी हुई है, आपने कहा 50,000 रुपए जुड़ी हुई है, तो मैंने कहा ऐसा करते हैं 2,00,000 रुपए तो टोटल इनकम हुई, जिसमें से आप कह रहे हो कि 50,000 जुड़ा हुआ है या तो प्रीवियस ईयर का या नेक्स्ट ईयर का, इसको हटा दो। अब जो रिमेनिंग अमाउंट बच जाएगा ये तो करंट ईयर का है, कह रहा हाँ ये पीएनएल अकाउंट में शो कर देना। कितना सिंपल है, कितना सरल है। जब आप वो पिछले साल की इनकम और करंट ईयर की इनकम एक्सीड नेक्स्ट ईयर की इनकम को हटाते हैं उस इनकम में जो करंट ईयर की है निकालने के लिए, इस प्रोसेस को एडजस्टमेंट कहा जाता है। और एडजस्टमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों हमें सही फाइनेंशियल पोजीशन निकालनी है, परफॉर्मेंस निकालनी है, और सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें एक्यूरल बेसिस का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है। ये सारा खेल एक्यूरल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है, एक्यूरल अजम्पशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही पीएनएल में जाएगी और करंट ईयर का खर्चा ही पीएनएल में जाएगा। ये है एडजस्टमेंट की जरूरत। क्यों हमें एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ खर्चे के अंदर पिछले साल का खर्चा या अगले साल का खर्चा जुड़ा हो, तो उसको हमें यहां से हटाना होगा। या फिर हो सकता है कि ऐसा खर्चा जो आपने करंट ईयर का था पर आपने जोड़ा ही नहीं, तो उसको ऐड करना होगा। हमें तो सिर्फ करंट ईयर का चाहिए। ऐसे भी तो हो सकता है कि हमने रेंट पे करा 60,000 पे, जबकि रेंट था 1,00,000 रुपए का करंट ईयर का, हमने 60,000 ही पे करा है। आपके ऊपर रेंट दिख रहा है 60,000 और नीचे कह रहा है कि करंट ईयर का कुछ रेंट अभी आउटस्टैंडिंग है, आपने वो पे करना था पर आपने पे नहीं करा, तो आप उसके अंदर जोड़ोगे, कहोगे कि भाई 60,000 का नहीं पूरे 1,00,000 का रेंट है करंट ईयर का, वो जाएगा पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि करंट ईयर का रेंट 1,00,000 रुपए का है। सिंपल सी कहानी है और यही सर मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट का मतलब आपको समझ में आया कि क्या है एडजस्टमेंट का मतलब। आ जाइए, मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट्स एंट्री। मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। पहला पॉइंट, इन एन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब हो गया बिजनेस, देयर आर नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन in an enterprise, there are numbers of transactions related to the income and expense, related to income and expense। एक एंटरप्राइज में एसेट और लायबिलिटी भी नहीं होती, एक एंटरप्राइज में सिर्फ एसेट और लायबिलिटी नहीं होती, बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जो इनकम और एक्सपेंडिचर को, एक्सपेंस को बिलोंग करती है, रिलेट करती है। विच नीड टू बी एडजस्ट, विच नीड टू बी एडजस्ट, जिनको हमें जरूरत है एडजस्ट करने, विच नीड टू बी एडजस्ट, जिनको एडजस्ट करने की नीड है। अब नीड मैंने आपको बता दिया है, इससे पहले ही मैंने आपको नीड बताया था, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं। देखो मैंने क्या सिखाया था आपको, नीड फॉर एडजस्टमेंट, ये तो सिखाया है।
तो पहले ही बता चुका नीड फॉर एडजस्टमेंट, इसलिए वहां पर लिख रहा हूं। क्यों है भाई नीड? क्योंकि हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालनी है दोस्तों सही, और सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने के लिए आपको एक्यूरल अजम्पशन का यूज करना होगा सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालने के लिए। पिछले साल का खर्चा इस साल का खर्चा नहीं शो करेंगे हम, सिर्फ करंट ईयर खर्चा शो करेंगे और करंट ईयर की इनकम। तो कुछ एक एंटरप्राइज के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों बहुत सारी ट्रांजैक्शन इनकम और खर्चे को रिलेट करती है, जिसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है सो दैट द फाइनल अकाउंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। जैसे कि आपने सबने कहा फाइनल अकाउंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सही अकाउंट्स या सही ट्रांजैक्शन आपने शो करी है, गलत आपने खर्चा नहीं दिखाया, ज्यादा कम खर्चा नहीं दिखाया, ज्यादा खर्चा दिखा दिया, कम इनकम नहीं दिखाई, तो ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए हमें उस ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करनी पड़ेगी। एडजस्ट क्यों करनी पड़ेगी? ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हो सकता है कि पिछले साल का खर्चा या इस साल का खर्चा, पिछले साल का खर्चा या अगले साल का खर्चा जुड़ रखा हो तो हटाना पड़ेगा। हो सकता है कि पिछले साल की इनकम या अगले साल की इनकम जुड़ी हुई तो हटानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इस साल की इनकम ही और इस साल का खर्चा ही चाहिए, जो कि पीएनएल अकाउंट में डालना है हमें। इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए, लिख लिए। जब भी हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो सिर्फ एडजस्टमेंट करने के लिए हमें ऐड लेस नहीं करना होता। चलिए, ऐड लेस करना और एंट्री भी पास करनी पड़ती है सर। ऐसे नहीं होता कि आपने ऐड लेस कर दिया, वो तो आपने पीएनएल में कर दिया, वहां नेट प्रॉफिट निकालने के लिए कर दिया, बट एक्चुअली में आपकी बुक्स में किससे एंट्री पास हुई होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूं। रेंट आपने एंट्री पास करी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री पास कर दी 1 लाख की 1 लाख रुपए की। ठीक है जी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख 1 लाख। अब बाद में पता चला कि इस 1 लाख में 20,000 का रेंट आपका, 20,000 रुपए का रेंट आपका बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर को, मतलब प्रीपेड रेंट है। अब करंट ईयर का रेंट कितना हुआ? 80,000 रुपए। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सिंपल है, यहां जो रेंट आपने 1 लाख रुपए लिखा है उसमें से 20,000 माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट निकल जाएगा 80,000 वो आपके पीएनएल में एक्सपेंस शो हो जाएगा। क्या ये ऐसा करने से, क्या यहां से नेक्स्ट ईयर वाला रेंट माइनस करने से पीएनएल अकाउंट में जो अमाउंट गया वो तो ठीक गया, तो क्या बताओ इससे एंट्री में कोई फर्क पड़ा क्या? मुझे बताइए। मैं अगर पीएनएल अकाउंट में ऐड लेस कर दूं तो क्या उससे एंट्री में फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा? बताओ, एंट्री में क्या हो गया? 80,000 रुपए। कहां पड़ा एंट्री में फर्क? यार, एडलेस करने से, पीएनएल अकाउंट में जोड़ने और घटाना करने से एंट्री में थोड़े ना इफेक्ट पड़ेगा। एंट्री में इफेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस रेंट को मुझे क्रेडिट करना होगा, राइट? याद आ रहा है आपको? मैंने सिखाया था आपको प्रीपेड एक्सपेंस बेसिक की क्लास में कि रेंट अकाउंट मुझे क्रेडिट करना होगा 20,000 रुपए से, और ऊपर आ जाएगा प्रीपेड रेंट। याद आ रहा है ना प्रीपेड रेंट वाली कहानी? डेबिट 20,000 रुपए से, अब जाकर मेरी एंट्री में भी इफेक्ट हुआ। तो मैंने जो 20,000 रुपए यहां पर एक्स्ट्रा जोड़ दिए थे जो नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करा, उसको ठीक करने के लिए मैंने ये करा। और जब आप ये करोगे इससे एंट्री भी ठीक हो जाएगी और वहां पर एडलेस करने से वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो आपने करा, इसको करने से एंट्री ठीक नहीं होती दोस्तों। एंट्री ठीक करने के लिए आपको उसकी एक एंट्री पास करनी होगी ठीक करने के लिए, और जब आप ये एंट्री पास करोगे इस एंट्री को नाम दिया जाएगा एडजस्टमेंट एंट्री। आया समझ में आपको? बच्चा सोचता है सर कर तो दिया, आप किस बात की एडजस्टमेंट? वो यहां करने से ये थोड़ा बदला। जब ये इसके लिए एक अलग से एंट्री पास करोगे, रेंट डेबिट हो रहा है 20,000 से कम करके खत्म करोगे, तब जाकर आपकी ये एंट्री ठीक होगी। एंट्री भी ठीक करनी है और पीएनएल अकाउंट में भी जाकर ठीक करना है। एक को ठीक करने से दूसरा तो ना ठीक हो जाएगा, इसलिए दोनों को ठीक करना है। इसलिए यहां पर तो मैंने अमाउंट की ठीक कर दिया, चलो कोई भी, एंट्री भी मुझे ठीक करनी होगी, और जब ये एंट्री पास करूंगा मैं तो उसको एडजस्टमेंट एंट्री कहेंगे। ऑल सच आइटम विच नीड टू बी एडजस्टेड, ऑल सच आइटम विच नीड टू बी एडजस्टेड
ऑल सच आइटम विच नीड टू बी एडजस्टेड while preparing final account while preparing final account are known as adjustment, उसको हम एडजस्टमेंट कहेंगे। जब मैं फाइनल अकाउंट बनाते टाइम वो ट्रांजैक्शन को जिस ट्रांजैक्शन में एडजस्ट करने की नीड होगी, कब किस ट्रांजैक्शन में होगी बताओ, पता चल गया ना। हो सकता है कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन हो जिसके अंदर पिछले साल का खर्चा और अगले साल का खर्चा जुड़ा हो, तो वहां मुझे हटाना पड़ेगा, तो इसी को क्या कहा जाता है, एडजस्टमेंट कहा जाता है। इसी को हम एडजस्टमेंट कहा जाता है। और सिर्फ माइनस करने से एंट्री ठीक नहीं हो जाती दोस्तों, माइनस करने से एंट्री ठीक नहीं होता, एडजस्टमेंट में ऐड लेस करने से एंट्री ठीक नहीं होती। इसके लिए हमें जनरल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी कि हम उस एंट्री को भी ठीक कर पाए। तो एंट्री को ठीक करने के लिए हमें एक एंट्री मतलब जो पहली एंट्री है उसको ठीक करने के लिए हमें जनरल एंट्री पास करनी है। जनरल एंट्री आर पास गिविंग इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट, जनरल entry are passed giving effect to the adjustment। इफेक्ट का मतलब वो जो माइनस करना है ना एंट्रीज के अंदर, ये जो 1 लाख दिख रहा है इसमें से 20,000 घटाना है, तो घटाने के लिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी। विच इफेक्ट टू एडजस्टमेंट, इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट, विच इफेक्ट टू द एडजस्टमेंट। These entries is known as adjustment entry. These entry is known as adjustment entry. लो जी, यहां मैंने डिटेल में आपके साथ चर्चा कर ली, इससे ज्यादा डिटेल नहीं हो सकता दोस्तों कुछ। मैंने आपको एडजस्टमेंट्स कराने से पहले आपको पहले यह समझाया कि एडजस्टमेंट करते क्यों हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है, ये सारी बातें डिस्कस कर ली। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फाइनल अकाउंट में हम इतनी सारी एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, तो अब आप बता सकते हो कि भाई एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो करंट ईयर के खर्चे निकालने के लिए हमें कुछ चीजें ऐड और कुछ चीजें माइनस करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उस खर्चे के अंदर पिछले साल के और अगले साल के खर्चे जुड़े होते हैं, या उस इनकम के अंदर पिछले साल की इनकम या अगले साल की इनकम जुड़ी होती है, और हमें चाहिए होती है करंट ईयर की इनकम या करंट ईयर का खर्चा, इसलिए हमें उसको हटाना पड़ता है या जोड़ना पड़ता है। जो हटाते हैं और जोड़ते हैं उसी को एडजस्टमेंट कहते हैं। और उसको करने से सिर्फ एंट्री में नहीं होता, फिर हमें एंट्री में भी इफेक्ट दिखाना होता है, इसलिए हम एंट्री भी पास करते हैं। और जब हम एंट्री को इफेक्ट दिखाने के लिए जो एंट्री पास करते हैं वो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। लो जी दोस्तों, यहां पर आपको क्लियर हो गया, बताइए सर। ठीक है, तो मैंने आपको एडजस्टमेंट की लिस्ट लिखवा रखी है। अब नेक्स्ट क्लास से मैं आपको एडजस्टमेंट स्टार्ट करवाऊंगा, और जैसे ही दोस्तों वो सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। सही है, अब मैंने सारा बेस आपको पढ़ा दिया है, अब मैं बेस नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं एडवांस पढ़ाऊंगा। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास से हम अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1, और देखना कितना ज्यादा समय लगेगा एडजस्टमेंट को सिखाने में। बहुत सबसे ज्यादा समय लगता है एडजस्टमेंट को सिखाने में, उसके चीजों को आपको बताने में कि कैसे आपको सोचना है। अगर आपको एक बारी में बैलेंस शीट बराबर करनी है ना, अगर आप चाहते हो कि मेरी बैलेंस शीट एक बारी में इक्वल आ जाए, डिफरेंस ना है 1 रुपए का भी, तो आपको मेरा तरीका फॉलो करना होगा। अभी तक जो तरीका आपने सीखा या तो भूल जाओ या दिमाग से निकाल दो, कुछ भी करो, पर अब जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा वो तरीका फॉलो करो, एक बारी में बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।